जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपको जीके स्पेशल क्विज कराते हैं, बिहार स्पेशल क्विज और यूपी स्पेशल क्विज इस समय चला रहे हैं और आपके लिए डेली करंट अफेयर भी रोज़ सुबह लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले जो भी हम नए वीडियो डालेंगे उस सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा हम आपको हिंदी और इतिहास भी पढ़ा रहे हैं। तो अभी तो हिंदी और इतिहास को हमने पढ़ाना रोका हुआ है, क्योंकि बिहार टीचर्स के अभी एग्ज़ाम है, तो हम बिहार स्पेशल क्विज पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। और आपको हम 1-2 दिन के गैप पर यूपी स्पेशल और यूपी स्पेशल क्विज भी दे रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए है, और जीके क्विज भी दे रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो भी भारत के एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपके काम आएगी जो जीके स्पेशल क्विज है। तो अब हम आज जीके स्पेशल क्विज का जो 16वां पार्ट है वो कर रहे हैं। इसके पहले के 15 क्विज हम आपको करा चुके हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंक मिल जाएगी। बाकी क्विज की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जाके बाकी क्विज को देख सकते हैं। और बिहार स्पेशल क्विज और जो यूपी स्पेशल क्विज हैं उन सभी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर वहां से उन सभी को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर। आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है, ये कहते हैं कि पहला जो इसमें क्वेश्चन है इसको हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को देखिए, पूरा देखा करिए। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएं उनका कमेंट सेक्शन में जवाब भी दिया करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा इसका भी आप फीडबैक दिया करिए, जिससे हम आपके फीडबैक के अनुसार अपने वीडियो में सुधार कर सकें, कंटेंट में सुधार कर सकें और आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें। और लाइक भी करिएगा, हमारे वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। आपका लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइक करते हैं तो आपके सब कॉन्टैक्टों में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं उन सभी तक हमारा वीडियो पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं जीके क्विज का 16वां पार्ट। पहला क्वेश्चन है, किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? आप जानते हैं नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? ये मिस्र को कहते हैं। मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। और मिस्र के जो पिरामिड हैं बहुत ही फेमस हैं। आप सभी जानते हैं कि क्या फेमस हैं? मिस्र के पिरामिड जो हैं बहुत फेमस हैं। और मिस्र में कौन सा पिरामिड? गीजा का पिरामिड बहुत ही प्रसिद्ध है। और मिस्र के पिरामिडों से संबंधित एक बात और कही जा सकती है कि वहाँ के जो पिरामिड हैं उनमें जो वहाँ के राजा वगैरह थे उनको दफनाया जाता था, तो उन्हें मम्मी के रूप में बना के दफनाया जाता था। और मम्मी के रूप में जो दफनाया जाता था तो एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर वहाँ पर राजाओं के शवों को, राजा और रानी के शव को उस जो पिरामिड हैं उसमें रखा जाता था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो मिस्र के लोग थे वो रसायन विज्ञान के भी विशेषज्ञ थे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था नील नदी का उपहार कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? मॉडर्न मेडिसिन के पिता के रूप में जाना जाता है किसको? हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को मॉडर्न मेडिसिन के पिता के रूप में जाना जाता है। अगर हम होम्योपैथिक के जनक या पिता के रूप में पूछें तो हम किसे कहेंगे? सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथिक का जनक या होम्योपैथिक का पिता माना जाता है। किसको? सैमुअल हैनीमैन को।
और हिप्पोक्रेट्स को मॉडर्न मेडिसिन के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के अगर प्रथम गृह मंत्री की बात की जाए तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब 562 रियासतें थी, छोटी और बड़ी। तो इन्होंने इन सभी रियासतों का एक संगठन बना दिया था, मतलब इन सभी रियासतों को संगठित करने का कार्य किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क जो थे उन्होंने जर्मनी में क्या किया था? जर्मनी को दो भागों में जब बांटा गया था तब इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, उसी प्रकार भारत की 562 छोटी बड़ी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। और ये जो सरदार की उपाधि है वो बारदोली आंदोलन के दौरान वहाँ की जो महिलाएं थीं वहाँ उन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी ये उपाधि सरदार की। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल अगर देखा जाए तो ये 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जाए तो किसने की थी? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई के ग्वालटोली टैंक मैदान में ये अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो ये जो पेनिसिलिन है जो एक एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती है वो कवक से प्राप्त की जाती है। कवक का नाम क्या है? ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम मोटेटम नामक कवक है। क्या नाम है? ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम मोटेटम नामक कवक है, जिससे ये पेनिसिलिन दवा प्राप्त की जाती है। एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है प्राप्त की जाती है। अगर पेनिसिलिन की खोज की बात की जाए तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक दवा है वो कौन सी कवक से प्राप्त की जाती है? ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम मोटेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह उपकरण जिसे धमनी रक्तचाप के रूप में जाना जाता है, मतलब धमनी रक्तचाप मापक यंत्र के रूप में जाना जाता है, ये होना चाहिए पूरा। तो वो कौन सा उपकरण है? वो है रक्त दाब मापी। इसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। हिंदी में रक्त दाब मापी कहते हैं, इंग्लिश में स्फिग्मोमैनोमीटर भी कहते हैं। तो ये रक्त दाब का मापन करता है। एक जो वयस्क मनुष्य का रक्त दाब है कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य का रक्त दाब होता है 120/80 mmHg। क्या लिखा जाता है? 120/80 mmHg ये करके लिखा जाता है। तो ये एक वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तदाब है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोगों में कलर ब्लाइंडनेस निदान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो जो लोगों में कलर ब्लाइंडनेस निदान के लिए परीक्षण जिसका प्रयोग किया जाता है वो है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट क्या होता है? ये इशिहारा नाम से प्लेटें आती हैं जिसके द्वारा हम कलर ब्लाइंडनेस का परीक्षण करते हैं।
नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1950 में। कब? 1950 में 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी? 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर हम वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो हैं, कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। क्या नाम है? DY चंद्रचूड़ इनका नाम है, जो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और ये 50वें नंबर के CJI हैं, यानी 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। DY चंद्रचूड़ के पिता YB चंद्रचूड़ भी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वो कौन से नंबर के थे? वो 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। कालीबंगा समीप स्थित है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा स्थित है लिखा होना चाहिए, तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से हमें, कालीबंगा क्या है? कालीबंगा जो है एक सैंधवकालीन स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगा। और इसका उत्खनन किसने कराया था? उत्खनन की बात की जाए तो 1961 से 1969 के मध्य किसने कराया था कालीबंगा का उत्खनन? VK थापर और BV लाल ने। किसने? VK थापर और BV लाल ने 1961 से लेकर 1969 के मध्य इसका उत्खनन कराया। कालीबंगा से हमें क्या मिलता है? कालीबंगा से सबसे इम्पोर्टेंट हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, इसी वजह से इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? भारत में आर्य कहाँ से आए थे? तो जो सामान्य माना गया है सभी विद्वानों के द्वारा सर्वसम्मति से, तो उसे माना गया है मध्य एशिया से आर्य आए थे। लेकिन अलग अलग विद्वानों के द्वारा आर्य के आने की अलग अलग बात कही जाती है। जैसे मध्य एशिया की बात किसने कही है? मैक्स मूलर महोदय ने कहा है कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ये कहा है मैक्स मूलर महोदय ने। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो वो कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव जो आर्कटिक क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ से आर्य आए हुए थे। अगर हम दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं तो वो कहते हैं जो तिब्बत का क्षेत्र है वहाँ से आर्य आए हुए थे भारत में। नेक्स्ट पर चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अगर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ पर? उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में रामनगर के पास पड़ता है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की बात की जाए तो 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान में एक भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य या उसे केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, वो भी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में किस राज्य में सोने की खान है? अगर भारत में सोने की खान की बात की जाए तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में किस जगह? कोलार नाम से कर्नाटक में सोने की खान है। हट्टी भी कहते हैं वहाँ पर, तो हट्टी भी सोने की खान में ही आता है। तो जो कोलार है आप जानते ही होंगे, आपने KGF मूवी देखी है, तो KGF में के का मतलब KG का मतलब कोलार गोल्ड ही था, याद रखिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। चिल्का लेक कहाँ स्थित है? अगर चिल्का लेक की बात की जाए तो चिल्का लेक जो है ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के बारे में आप जानते ही हैं कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, उनका नाम है नवीन पटनायक। और अगर राज्यपाल की बात की जाए उड़ीसा के तो उनका नाम है गणेशी लाल। और चिल्का लेक जो है ये ओडिशा में स्थित है।
भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है ये। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी झील? लैगून झील है सबसे बड़ी। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और खारे पानी की झील भी है ये खारे पानी की झील है। चिल्का लेक किस पानी की झील है? खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। इस झील का विस्तार कहाँ पर है? इस झील का विस्तार पुरी, खुर्दा और गंजम ज़िले में है उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजम ज़िले में चिल्का लेक का विस्तार है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आप जानते ही हैं स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना की बात की जाए तो जो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु अमरदास ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी पूजा स्थल के रूप में, जिससे बड़ी संख्या में लोग आकर पूजा कर सकें। तो उन्होंने पूजा स्थल के रूप में स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार जो प्रदान किया जाता है वो संविधान के अनुच्छेद 361 के द्वारा राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर भारत में लाख की बात की जाए तो लाख का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है झारखंड। झारखंड राज्य भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड के बारे में बात करते हैं तो ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से कटकर अलग हुआ था और वर्तमान में इसकी राजधानी रांची है। अगर हम इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन इनके यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्यूरी यूनिट है। क्यूरी यूनिट की बात की जाए तो क्यूरी यूनिट रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता कहते हैं इसे। इसकी यूनिट है क्या? क्यूरी। नेक्स्ट पर चलते हैं। पारसेक यूनिट है। पारसेक यूनिट क्या है? पारसेक यूनिट दूरी की यूनिट होती है, दूरी का इकाई होती है पारसेक, लेकिन ये दूरी कौन सी होती है? खगोलीय दूरी के लिए पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा जो सबसे पहले धातु उपयोग की गई थी वो थी तांबा। तांबा का जब उपयोग किया जाता है मानव द्वारा तभी ताम्र पाषाण काल प्रारंभ होता है। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? अगर गायत्री मंत्र की बात की जाए तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? ये सूर्य देव को समर्पित है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? अगर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात की जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता तक पढ़ा दिया है इतिहास में और हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता पढ़ाएंगे। उसमें आपको मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में भी बताया जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, लेकिन अगर हम लेखन ज्ञान के बारे में जानें कि सबसे पहले लिखने की कला का विकास किसने किया, तो वो किया था सुमेरियन सभ्यता के निवासियों ने। सुमेरियन सभ्यता वालों ने सबसे पहले लेखन कला का विकास किया और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही एक भाग थी, सुमेरियन सभ्यता। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आप सभी जानते हैं सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल
1028 सूक्त और 10,462 ऋचाओं का संकलन है। और इसमें जो भाषा यूज की गई है वो है वैदिक संस्कृत। हमने आपको जब हिंदी की भाषाएं पढ़ाया था तब हमने संस्कृत के दो रूप बताए थे, वैदिक संस्कृत जो वेदों में इस्तेमाल की गई है और लौकिक संस्कृत जो सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती रही है। और उसमें फिर कुछ ग्रंथ भी रचे गए, जैसे रामायण हमने आपको बताया था वो लौकिक संस्कृत में रचा गया था। और ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनके द्वारा देवताओं की स्तुति की गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? अगर हम सिंधु सभ्यता के पत्तन नगर की बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर था वो था लोथल। लोथल किस नदी के किनारे था? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अगर हम लोथल की बात करें कि लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले तो गोदीबाड़ा यानी जहाज़ों के खड़े होने का या रखे जाने का स्थान प्राप्त हुआ है, गोदीबाड़ा। दूसरा, यहाँ पर लोथल में हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो दरवाजे थे, घर के मुख्य दरवाजे, वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, पीछे की गली की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल ही एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ पर जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से युग्म समाधान हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे फारस की मुद्रा मिली है, क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था, गोदीबाड़ा है तो व्यापार भी होगा। और यहाँ से बांट और तराजू भी हमें मिले हैं। तो लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से विशाल स्नानागार पाया गया है और मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार भी पाया गया है। और जो मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार है संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता जो पूरी सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। और यहाँ से पुजारी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंचतंत्र जो लिखा गया है वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ी भी होंगी पंचतंत्र की कहानियाँ, तो वो जो है विष्णु शर्मा जी के द्वारा ही पंचतंत्र लिखा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो पॉल एलन और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी 1975 में। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में की थी। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो वाशिंगटन यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की? फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने 2007 में की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बंगलुरु में। बंगलुरु में हेडक्वार्टर है फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने 2007 में की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। जिमी वेल्स ने विकिपीडिया की स्थापना की थी। कब की थी? 2001 में जिमी वेल्स ने विकिपीडिया की स्थापना की थी, याद रखिएगा। हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं विकिपीडिया द्वारा। तो विकिपीडिया की स्थापना 2001 में जिमी वेल्स ने की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। मालदीव की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? अगर मालदीव की राजधानी के बारे में बात की जाए तो मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा जो चलती है मालदीव रुपया, यहाँ पे मुद्रा चलती है। और मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सालेह, याद रखिएगा इब्राहिम मोहम्मद सालेह मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। म्यांमार की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? म्यांमार की राजधानी कौन सी है? नैपीदा और मुद्रा है क्यात। याद रखिएगा, म्यांमार की राजधानी नैपीदा और मुद्रा है क्यात। पहले रंगून राजधानी थी, याद रखिएगा, और म्यांमार का पहले नाम भी वर्मा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बहरीन की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? अगर बहरीन की राजधानी की बात की जाए तो बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ की मुद्रा है बहरीनी दीनार। याद रखिएगा, मनामा राजधानी है बहरीन की और मुद्रा है बहरीनी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष की बात की जाए तो शबा कामी द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और उस समय शासक कौन था? कालाशोक उस समय शासक था। जो कालाशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था। और कालाशोक को उसके काले रंग के कारण काकवर्ण की उपाधि दी गई थी। अगर हम पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय अजातशत्रु शासक था। दूसरी हमने आपको बताई थी। तीसरी अशोक के समय पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्य। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई है। राजा कौन था? कनिष्क कुषाण वंशी कनिष्क राजा था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। पहली शताब्दी में ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज का ये जीके क्विज जो 16वां पार्ट था ये यहीं पे पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड भी करिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।